हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 10। जिससे अपना ने लेक्चर का नंबर 9 किया था। तो कुछ नियम चल रहे थे जो मेंडल के नियमों से विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो उसमें एक तो हमने पढ़ा था अकॉन प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक पढ़ा था कोडोमिनेंस सह प्रभाविता। आज हम लोग देखेंगे मल्टीपल एलिलिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुविकल्पिता। डेफिनेशन पहले बता देता हूँ, फिर उसको समझते हैं। बहुविकल्पिता की डेफिनेशन ये है कि जनरली क्या होता है कि एक ही जीन के दो एलील होते हैं मैक्सिमम। एक जीन के दो एलील होते हैं मैक्सिमम, या तो वो दोनों होमोजाइगस हो सकते हैं या फिर हेट्रोजाइगस हो सकते हैं। यानी कि या तो दोनों सेम लेटर हो सकते हैं कैपिटल टी, या फिर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हो जाए। तो एक जीन के मिनिमम 2 एलील्स होते हैं। पर कभी कभी किसी केसेस में ऐसा भी पाया गया कि किसी जीन के 2 से ज़्यादा भी एलील्स हो सकते हैं। तब उस कंडीशन को बोलते हैं मल्टीपल एलीलिज्म या बहुविकल्पिता। ठीक, तो आज उसी को हम लोग पढ़ेंगे और उसके अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है ABO ब्लड ग्रुप। तो जो बायो पढ़ते हैं उनको तो पढ़ना ही है ये, साथ में जो नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जानना काफ़ी ज़रूरी है कि हमारे बॉडी के अंदर कितने तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, किसका ब्लड किसको दिया जा सकता है, किसका ब्लड किसको नहीं देना चाहिए। चलिए पहले पढ़ते हैं मल्टीपल एलिलिज्म क्या है। तो जैसे मैंने डेफिनेशन बताई है, मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब है किसी जीन के अगर 2 से ज़्यादा एलील्स हैं तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म या हिंदी में बहुविकल्पिता। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं ब्लड ग्रुप में से, और अगर बाकी स्टूडेंट नहीं हो तो भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मल्टीपल एलिलिज्म या बहुविकल्पित तो समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये कोई सेल है, मान लेते इसका नाम लड़का है, ये बंदा चिंकू। तो चिंकू की जो सेल है इसमें ये मान लो कोई क्रोमोसोम लगा हुआ है, मान लेते क्रोमोसोम नंबर 19, क्रोमोसोम नंबर 19। तो हमारी बॉडी में क्रोमोसोम नंबर 19 जो होते कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक क्रोमोसोम नंबर 19 जो है हमारा वो किससे मिला हुआ होता है, पैटर्नल यानी कि फादर से, और जो दूसरा वाला 19 नंबर का होता है वो होता है मैटरनल जो कि मदर से मिला हुआ होता है। तो इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई जीन लगा हुआ है, यहाँ पर इस लोकस पर कोई जीन लगा हुआ है जो कि ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है। सेम इसी में वही जीन होगा, उसी लोकस पे लगा होगा जो कि ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा होगा। हो सकता है कि फिनोटाइप अलग अलग हो, लेकिन जो फंक्शन है वो क्या होता है, सेम होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये जो ब्लड है वो बना रहा है ए ब्लड ग्रुप, और यहाँ पर जो जीन है वो भी बना रहा है ए ब्लड ग्रुप। ओके, तो जो प्रोजेनी होगी या फिर ये जो बंदा होगा इसके अंदर जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा कैपिटल ए। समझेंगे अब इसको, कैपिटल ए क्या है कैपिटल बी क्या है। अब कोई दूसरा है रिंकू, इसके अंदर भी ये इसकी होगी सेल, और सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर 19, एक पैटर्नल और दूसरा मैटरनल। तो इसमें भी सेम ही लोकस पर वही जीन लगा होगा जो कि ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा होगा। यहाँ पे मान लेते हैं ये बी ब्लड ग्रुप बना रहा है और ये वाला भी बी ब्लड ग्रुप बना रहा है। तब इस बंदे में जो ब्लड ग्रुप बनेगा उसको बोलेंगे बी ब्लड ग्रुप। अब कोई तीसरा बंदा है, उसमें भी सेल्स है और उस सेल के अंदर भी क्रोमोसोम नंबर 19 होंगे और 2 क्रोमोसोम नंबर 19 होंगे। चिंकू रिंकू ये मान लेते हैं पिंकू है, तो इसके अंदर भी 2 क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम नंबर 19 वाले, एक पैटर्नल दूसरा मैटरनल, एक फादर से मिला है दूसरा मदर से मिला है। तो ये जीन सेम ही है सभी, यहाँ पर भी ये जीन है जो कि ब्लड ग्रुप बना रहा है, यहाँ पर भी ये जीन है जो ब्लड ग्रुप बना रहा है, इसमें भी वही जीन उसी लोकस पे लगा होगा जिसका सेम फंक्शन होगा, तो ये भी ब्लड ग्रुप बनाएगा। मान लेते हैं ये ए तरह का ब्लड ग्रुप बनाना चाह रहा है और ये बी प्रकार का ब्लड ग्रुप बनाना चाह रहा है। तब यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो ए और बी दोनों होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एलील एक साथ अपने लक्षण को प्रकट करते हैं, एक साथ अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। और जो ए और बी ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे अंदर वो डोमिनेट माने जाते हैं, प्रभावी लक्षण। और प्रभावी लक्षण वो है जो कि संयुग्मकी और विषमयुग्मकी दोनों अवस्था में अपने आप को प्रदर्शित करता है। तो कैपिटल ए अगर अकेला भी है, यहाँ पर मान लो कि कैपिटल ए ही है
और यहाँ पर कोई ओ लगा हुआ है, ओ समझिए थोड़ी देर में, तो वो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। चाहे समयुग्मकी हो चाहे विषमयुग्मकी, ब्लड ग्रुप जो है हमारा वही होगा। जैसे कैपिटल ए वो समयुग्मकी और विषमयुग्मकी, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों अवस्था में कैपिटल ए ब्लड ग्रुप ही होगा। इसमें भी दोनों अवस्था में कैपिटल बी ही ब्लड ग्रुप होगा। इसका केवल एक ही जीनोटाइप होता है, ए और बी, तो ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है। उसके बाद आता है हमारा ओ ब्लड ग्रुप। तो मान लेते हैं कोई बनता है और इसका कोई नाम दे देते हैं सारे, ये मान लेते हैं टीम। तो इसमें भी सेम ही 19 क्रोमोसोम और उस पर उसी लोकस पर वही जीन लगा होगा जिसका सेम फंक्शन होगा ब्लड ग्रुप को बनाना। अब यहाँ पे हो सकता है फिनोटाइप अलग शो कर रहा हूँ, जैसे ये ओ ब्लड ग्रुप बना रहा हूँ और ये भी ओ ब्लड ग्रुप बना रहा हूँ। तो यहाँ पर इसके अंदर जो ब्लड ग्रुप होगा उसको हम लोग बोलेंगे ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप, तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो मनुष्य के अंदर कैसे होता है, अप्रभावी लक्षण होता है। यानी कि जब दोनों क्रोमोसोम पर एलील जो है वो ओ वाले होंगे तभी जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ होगा। अगर दोनों पर, एक पर कैपिटल ए है और एक पर कैपिटल बी है, तो ए भी ब्लड ग्रुप होगा। और इसकी इन दोनों की दो दो अवस्थाएं हो सकती है। ये ऊपर वाली भी हो सकती है जिसको बोलते हैं होमोजाइगस, और ये नीचे वाली भी हो सकती है जो मैं अभी बना रहा हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोजाइगस। तो इसमें भी यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 19, तो कुछ 19 का रोल होता है इसमें और कुछ क्रोमोसोम नंबर 9 होता है तो उसका रोल होता है। एंटीजेंस बनाने का काम करते हैं, अलग अलग तरह के एंटीजेंस। ओके, तो मान लीजिए इसमें भी यहाँ पे जो जीन है वो ब्लड ग्रुप ए बना रहा है, यहाँ पर जो जीन है वो मान लीजिए ब्लड ग्रुप ओ बना रहा है, तो भी इस केस में जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो ए ही होगा, क्योंकि हमारे अंदर ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप दोनों ही प्रभावी लक्षण हैं। तो चाहे ये होमोजाइगस कंडीशन हो चाहे ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, दोनों में ही ब्लड ग्रुप ए बनेगा। सेम यहाँ पे भी है कि इस वाले को भी अगर हम इसमें ले लें हेटेरोजाइगस कंडीशन में, इसमें भी ये हो गए 2 क्रोमोसोम नंबर 19, एक पैटर्नल और एक मैटरनल। तो इसमें भी सेम ही लोकस पे हमारे जीन लगा हुआ है, मान लेते हैं कि बी ब्लड ग्रुप बना रहे हैं। इसमें भी सेम ही लोकस पे सेम जीन है जो कि मान लेते हैं ओ ब्लड ग्रुप बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो ब्लड बनेगा या जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी ब्लड ग्रुप होगा। तो यानी कि ए ब्लड ग्रुप 2 कंडीशन में मिल सकता है, होमोजाइगस जब दोनों एलील सेम हो या हेटेरोजाइगस जब दोनों एलील अलग हो। बी ब्लड ग्रुप भी 2 कंडीशन में मिल सकता है, या तो होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस। ए बी ब्लड ग्रुप सिर्फ एक ही कंडीशन में मिलेगा। ओ ब्लड ग्रुप अप्रभावी होता है, तो ये अपने लक्षण को या अपने इफेक्ट को तभी शो करेगा जब दोनों क्रोमोसोम पर कौन से जीन्स होंगे, कौन से एलील्स होंगे, ओ वाले। तो जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। तो ये जो हमने दिखाए हैं बच्चों, इनको बोलते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप, तो एक ही जीनोटाइप कितने हैं, एक ही जीनोटाइप है, एक ही जीनोटाइप है, मतलब एक होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस, 2 जीनोटाइप। यहाँ पे भी बी के 2 जीनोटाइप है, एक होमोजाइगस एक हेटेरोजाइगस, टोटल कितने हो गए 4 जीनोटाइप। ये 5th जीनोटाइप और ये 6th जीनोटाइप। तो हमारे ब्लड ग्रुप में टोटल कितने जीनोटाइप्स हैं, 6 जीनोटाइप। कौन कौन से, ए ब्लड ग्रुप के 2 जीनोटाइप होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, बी ब्लड ग्रुप के 2 जीनोटाइप, एक होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, ए बी वाले का सिर्फ एक ही है जीनोटाइप और वो भी हेटेरोजाइगस है, कैपिटल ए कैपिटल बी। और ओ वाले का भी सिर्फ एक ही होगा जो कि होमोजाइगस होता है, क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है, अप्रभावी लक्षण है, तो तभी अपने लक्षण को ये प्रदर्शित करेगा या अपने कैरेक्टर का एक्सप्रेस तभी करेगा जब दोनों पे ओ लगा होगा। तो जब होमोजाइगस कंडीशन होगी तभी ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। चलिए, तो ये तो ओवरव्यू हो गया इसका ब्लड ग्रुप का। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारा जीन है वो जीन कौन सा है, ब्लड ग्रुप बनाने वाला, और वो किस पर पाया जाता है, क्रोमोसोम नंबर 19 पर पाया जा रहा है। ठीक, सभी के अंदर सेम फंक्शन वो कर रहा है। क्या काम कर रहा है सभी के अंदर, सभी में वो ब्लड ग्रुप बनाने का काम कर रहा है या एंटीजन बनाने का काम कर रहा है। एंटीजन की डेफिनेशन देखते हैं अभी थोड़ी देर में क्या होती है। तो सभी जीन का यहाँ पर सेम फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो जीन है वो सेम है, लेकिन इसके एलील जरा काउंट करो कितने हैं। एक तो इसका ये ए एलील है, एक ये बी एलील है और एक ये ओ एलील है। तो यहाँ पर हमारा जो ब्लड ग्रुप है उसमें एक जीन के लिए, यानी कि ब्लड ग्रुप बनाने वाला जो जीन है उसके 3 एलील है, कैपिटल ए, कैपिटल बी,
कैपिटल ABO, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ABO ब्लड। ठीक है बच्चों, चलो तो इसको रफ करते हैं और समझते हैं अच्छे से कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है। एंटीजन की आपको अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग बुक में मिल सकती है, हम समझने की कोशिश करेंगे ईजीएस्ट लैंग्वेज में, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि आखिर ये एंटीजन होता क्या है। एंटीजन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिजन, और एंटीजन के खिलाफ जो हथियार होता है हमारे पास उसको बोलते हैं एंटीबॉडी, हिंदी में प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी। चलिए तो पहले एंटीजन की डेफिनेशन देख लेते हैं। एंटीजन क्या है? एंटीजन, और हिंदी में प्रतिजन, या फिर इसका एक और नाम है एग्लूटिनोजन। एग्लूटिनोजन, ये दोनों नाम सेम के लिए हिंदी में बोलेंगे इसको क्या बच्चों? प्रतिजन। चलिए तो कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ होता है कि जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी का भाग नहीं है, जो बाहर से हमारी बॉडी में आ रहे हैं, सपोज करो वो बैक्टीरिया है या कोई वायरस है या फिर वो डस्ट का कोई पार्टिकल है, तो वो एंटीजन कंसिडर किए जाते हैं। मतलब नॉन सेल्फ कोई भी चीज़, नॉन सेल्फ का मतलब जो अपनी बॉडी की नहीं है, हमारी बॉडी की नहीं है, बाहर से आ रही है, इसको एंटीजन कहते हैं। पर ये कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत भी है, क्योंकि जो एंटीजन होते हैं वो हमारी सेल्स में भी पाए जाते हैं, हमारे सेल्स के अंदर भी होते हैं, लेकिन उनको बोलते हैं सेल्फ एंटीजन, जो हमारे अपने हैं। तो अपने जो एंटीजन है हमारे, वो सेल्स हमारी पहचानती है उसको, तो उसके खिलाफ कभी भी वो एंटीबॉडी नहीं बनाती है। कुछ डिजीज़ वगैरह हो जाए, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, तो उनकी अलग बात है, वरना जनरली नॉर्मल हेल्दी इंसान के अंदर जो सेल्स के ऊपर जो एंटीजन्स लगे हुए हैं उनके खिलाफ हमारी सेल कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। कब बनाती है वो? जैसे सपोज कीजिए हमारे अंदर बैक्टीरिया चला गया या कोई वायरस आ गया, तो जितने भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनकी ऊपर या उनकी सतह पर कुछ रासायनिक पदार्थ या केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं, और हर केमिकल सब्सटेंस का जो शेप होता है या जो उसकी स्ट्रक्चर होती है वो अलग अलग होती है। तो क्या करती है हमारी बॉडी? सपोज कीजिए कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस हमारी बॉडी में पहली बार एंटर कर रहा है, तो हमारी बॉडी उसको पहचानती नहीं है, तो वो उसको किस तरह से कंसिडर करेगी? नॉन सेल्फ की तरह, पराये की तरह। भाई हम लोग अपने और पराये में डिफरेंस करना जानते हैं। जो हमारा अपना है हम उसका नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा पराया है हम हो सकता है उसका नुकसान कर दें। ठीक, तो जो हमारी बॉडी का पार्ट है, जो हमारे खुद के एंटीजन है, सेल उसके खिलाफ कभी भी काम नहीं करेगी। जो बाहर से आ रहा है, जैसे बैक्टीरिया आ रहा है या वायरस आ रहा है या डस्ट पार्टिकल आ रहा है, तो उनकी सतह पर कुछ क्या लगे हुए हैं? रासायनिक पदार्थ, एंटीजन। उन रासायनिक पदार्थों को हमारी कोशिकाएं जो है पहले पहचानेगी, पहचानने के बाद में वो क्या करती है? उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी कुछ इस तरह से डिज़ाइन की जाती है ताकि वो उस एंटीजन में जाके बाइंड कर जाए, मतलब फिक्स हो जाए उसके अंदर। ओके, जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा एंटीजन, ये हो गई एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी जो है इसकी शेप ऐसी होगी कि इसमें जाकर ऐसे फिट हो जाए। जहाँ पर दोनों फिट हो गए वहीं पर समझ लो मामला खत्म। मतलब जो बैक्टीरिया है उसको हमारी जो एंटीबॉडी है पकड़ लेगी, और पकड़ने के बाद में उसका फैगोसाइटोसिस हो जाता है, मतलब वो नष्ट हो जाती है। जो मोनोसाइट या मैक्रोफाजेज होते हैं वो उसको खा जाते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। तो वो जो एंटीजन क्या है? एंटीजन दो तरह के, सेल्फ एंटीजन, फॉरेन एंटीजन। सेल्फ एंटीजन वे हैं जो आपकी सेल्स पर प्रेजेंट है, जिसको आपकी जो सिस्टम है, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है या आपका इम्यूनिटी सिस्टम है वो पहचानता है, और उसके खिलाफ कभी भी एंटीबॉडी नहीं बना। दूसरा एंटीजन क्या है? जो हमारा बॉडी का पार्ट नहीं है, बाहर से आ रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग फॉरेन एंटीजन, और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई जाती है। ओके, तो सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन। चलिए, तो यहाँ पे एंटीजन की बात चल रही है, तो एंटीजन के आधार पे ही ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया गया है। ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं जनरली हमारे अंदर, वैसे 30 या 30 के आसपास कोई ब्लड ग्रुप देखे गए हैं, लेकिन उनका ब्लड ट्रांसमिशन में इतना ज़्यादा रोल नहीं होता है। 4 ही ब्लड ग्रुप है, मेजर ब्लड ग्रुप, जिनका ब्लड ट्रांसमिशन में रोल होता है। वो कौन कौन से हैं? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O, या इसको बोलते हैं H एंटीजन या जीरो ब्लड ग्रुप। चलिए, तो इनको क्लासिफाई कैसे किया गया है उसको देखते हैं जरा। ये किसी बंदे की RBC है, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। इसकी सतह पर मानिए कि इस तरह का कोई रासायनिक पदार्थ लगा हुआ है, जिसकी शेप कैसी है? गोलाकार है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे हम एंटीजन। क्या है ये? एंटीजन।
और मान लेते हैं ये है कैपिटल ए एंटीजन, कैपिटल ए एंटीजन। तो ये कोई बंधन है जिसके सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन लगा हुआ है, हमने उसको क्या नाम दे दिया है, कैपिटल ए एंटीजन नाम दे दिया, जिसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल है, गोलाकार। अब बॉडी क्या करती है, बॉडी जो होती है हमारी वो एंटीबॉडी बना के रखती है पहले से, बट से पहले वो जो एंटीबॉडीज होती है वो बन जाती है। तो एंटीबॉडीज कुछ इस शेप की होती है और इनका जो शेप होगा, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में जनरली 5 टाइप्स की होती है। ये कोड आपको ध्यान रखना है, गेम डी, गेम डी। यहाँ पे जी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी या एंटीबॉडी जी, ए का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन ए या एंटीबॉडी ए, आईजीएम का, एम का मतलब है आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन एम, ई है इम्यूनोग्लोबुलिन ई और डी है इम्यूनोग्लोबुलिन डी, जिसमें से जो हमारी आईजीएम होती है इसी का ब्लड ग्रुप में रोल होता है। और ये क्या होती है, ये होती है बच्चों पेंटामर, पेंटामर, ये पेंटामर होती है। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है इसको बोलते हैं मोनोमर। तो इसी तरह की 5 यूनिट को आपस में जोड़ दीजिए, तो जो चीज़ बनेगी उसी को हम लोग पेंटामर कहते हैं। जैसे इस तरह से हमने क्या किया, ये 5 यूनिट को आपस में जोड़ दिया एक चेन की हेल्प से, जिसको बोलते हैं जे चेन। कौन सी चेन बच्चों, जे चेन। इनमें क्या होता है, यहाँ पर एक साइट पाई जाती है जो एंटीजन से जाके बाइंड करती है, लेकिन ये साइट कुछ इस तरह से डिज़ाइन की जाती है ताकि ये हमारे ही एंटीजन से बाइंड ना कर पाए, क्योंकि अगर ये साइट हमारे एंटीजन से बाइंड कर गई तो वहीं पर आरबीसी का क्लम्पिंग हो जाता है, गुच्छा बन जाता है, जिसकी वजह से ब्लड के फ्लो में रुकावट आती है और थोड़े टाइम के बाद में क्या होता है, डेथ हो जाती है। तो ये क्या था बच्चों, ये था हमारे पास में ए एंटीजन और इसके पास में क्या है, ये एंटीबॉडी। एंटीबॉडी है कौन सी, जो इसके साथ में मैच नहीं करेगी लेकिन दूसरे ब्लड ग्रुप के साथ मैच कर सकती है। ठीक, तो इसको हम नाम दे देते हैं एंटी बी एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी। चलिए इसको रख करके यहाँ पे ठीक से बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं। आज इसको बहुत अच्छे से समझना है, हो सकता है एक लेक्चर में कवर ना हो पाए तो दूसरे लेक्चर में इसको बनाना पड़ सकता है। तो एंटीजन हो गया, इसके खिलाफ जो बनाया गया है उसको हम बच्चों क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी। और इसकी शेप कैसी रहनी है, कुछ इस तरह की, ताकि ये इस एंटीजन के साथ में रिएक्ट ना कर। जो एंटीबॉडी होती है उसको हम लोग एग्लूटिनिन भी कहते हैं, एग्लूटिनिन। क्या बोलते हैं एंटीबॉडी को, एग्लूटिनिन। और एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन को बोलते हैं एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनिन या एंटीबॉडी। ठीक, यहाँ पर ये जो एंटीबॉडी होती है इसको बोलते हैं हम लोग एंटी बी एंटीबॉडी या स्मॉल बी एंटीबॉडी। फिर कोई और दूसरा बंदा है जिसके अंदर आरबीसी है, सर्कुलेटरी सिस्टम में उसके आरबीसी है और उस आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन लगा हुआ है, लेकिन उसका जो शेप है वो कैसा है, स्क्वायर शेप है, चौकोर, ऐसा मान लेते हैं। ठीक, इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। तो बच्चों इसके पास में जो एंटीबॉडी बनेगी वो कभी भी ऐसी नहीं बनेगी कि इसी के साथ में फिट हो जाए या इसी के साथ मैच कर जाए। कभी भी हमारी बॉडी अपने ही एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी डिज़ाइन नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो एंटीबॉडी बनेगी उसका शेप कुछ इस तरह से होगा ताकि वो अपने एंटीजन से रिएक्ट ना कर पाए, लेकिन जो बाहर से एंटीजन आ रहा है उससे रिएक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे ये कैसा होगा, स्फेरिकल शेप के इसमें 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होगा। तो जो ये इससे तो रिएक्ट नहीं कर सकते लेकिन ये इससे रिएक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से इसके पास में जो है ये एंटीबॉडी इसके खुद के एंटीजन से रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन जो बाहर से ब्लड ग्रुप आ रहा होगा ब्लड ग्रुप बी उससे रिएक्ट कर सकती है, वहाँ पे क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी। तो ये जो बनी है इसको हम लोग बोलेंगे एंटी ए एंटीबॉडी या स्मॉल ए एंटीबॉडी। स्मॉल ए क्यों बोला, क्योंकि ये किसके अगेंस्ट बनी है, कैपिटल ए वाले ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट। इसको स्मॉल बी क्यों बोला, क्योंकि किसके अगेंस्ट बनी है, बी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट। तो इनका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं एंटी बी एंटीबॉडी, इसको बोलते हैं एंटी ए एंटीबॉडी। फिर तीसरा आता है, हाँ तो बच्चों हम लोग देख रहे थे, आपको तीसरा बंदा मान लेते हैं जिसके अंदर ये उसका सर्कुलेटरी सिस्टम है
और उसमें जो आरबीसी लगी हुई है उनके सरफेस पर दोनों तरह के एंटीजन्स मौजूद है, स्फेरिकल यानी कि गोलाकार एंटीजन भी और स्क्वायर एंटीजन भी, जो कि कैसा है, चौकोर है। अब इसमें सोचो जरा, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो कि इसमें जो एंटीबॉडी होगी क्या वो ये वाली होगी या फिर ये वाली होगी या कोई नहीं होगी, क्या हो सकता है। मैंने अभी बताया था कि हमारी बॉडी कभी भी एंटीबॉडी ऐसी नहीं बनाएगी जो खुद के ही एंटीजन के साथ में रिएक्ट करे। अब मान लो अगर इसके पास में ये वाली एंटीबॉडी बनती है तो ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ में रिएक्ट कर जाएगी, मैच कर जाएंगे दोनों, तो वहाँ पर क्लम्पिंग हो जाएंगे आरबीसी की, गुच्छा बन जाएगा। और अगर ये वाली एंटीबॉडी पाई जाती है तो ये सेलेक्ट कर लेगी, वहाँ पे फिर से क्लम्पिंग हो जाएगी, गुच्छा बन जाएगा, बाद में डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों एंटीजन तो दोनों मिल रहे हैं, ये ए एंटीजन है और ये बी एंटीजन है, लेकिन यहाँ पर जो एंटीबॉडी होगी वो कोई भी नहीं होगी, तो नो एंटीबॉडी। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन तो दोनों हैं, ए बी एंटीजन है और बी भी है, लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है, अगर होगी तो ये अपने ही आरबीसी के एंटीजन के अगेंस्ट काम करेगी और उनकी क्लम्पिंग करा देगी और इंसान मर जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी। फिर देखते हैं हम चौथे टाइप का। तो ये कोई बंदा है चौथे टाइप का, ठीक। इसकी जो सरफेस है इस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, मान लेते हैं उसको हम लोग ओ एंटीजन, या वैसे होता तो है कैपिटल एच एंटीजन उसको हम लोग बोलते हैं। फ्यूकोस शुगर वहाँ पे लगी होती है, फ्यूकोस FUCUSE, और उसको क्रोमोसोम नंबर 19 जो होता है उसका जीन बनाता है। एरिथ्रोब्लास्ट क्या है, एरिथ्रोब्लास्ट क्या है, वे सेल्स जो आगे चलकर आरबीसी को बनाती है। चलिए, तो यहाँ पर ये जो आरबीसी है इसके ऊपर एंटीजन होता है, कैपिटल एच एंटीजन उसको हम लोग बोलते हैं। पर जनरली आप समझने के लिए मान लो कि इसकी सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं लगा हुआ है, या फिर ओ एंटीजन है, या इसको बोलते हैं जीरो एंटीजन, तो यानी कि सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है। अब एंटीबॉडी इसके पास होनी चाहिए भाई, दूसरा अगर कोई घुसपैठ ही आ रहा है तो उससे लड़ने के लिए हमारे पास कोई हथियार जरूर होना चाहिए। जैसे इसके पास में हथियार था ए से लड़ने के लिए, इसके पास में हथियार था बी से लड़ने के लिए, इसके पास में दो एंटीजन है तो इसके पास में कोई हथियार नहीं है, तो यानी कि किसी से लड़ाई नहीं कर पाएगा, तो इसको किसी का भी ब्लड हम दे सकते हैं। अब जो ओ वाला है इसके पास में बेचारे के पास पहचानने के लिए कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसको कोई सी भी एंटीबॉडी दे दो काम चल जाएगा। तो इसके पास में दोनों हथियार होंगे, यानी एंटीजन तो कोई नहीं है, लेकिन जो एंटीबॉडी इसमें बन रही है वो दोनों हैं, स्मॉल ए एंटीबॉडी भी है और स्मॉल बी एंटीबॉडी भी है, यानी कि इसमें ये वाली शेप की एंटीबॉडी भी पाई जा रही है, स्फेरिकल वाली। तो बच्चों ये है हमारी ब्लड ग्रुप की टेबल। इसमें क्या रखना है ध्यान आपको, ये हम पहले भी कर चुके हैं अभी, कि जीनोटाइप जो है 6 टाइप्स के थे। ए के अंदर 2 तरह के जीनोटाइप होंगे, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। बी में 2 तरह के जीनोटाइप होंगे, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, प्रभावी लक्षण। इसमें सिर्फ एक ही जीनोटाइप होगा जिसको हेटेरोजाइगस बोलते हैं, और ये कैसा होता है, कोडोमिनेंट। और इसमें भी एक ही जीनोटाइप होगा और ये कैसा होगा, होमोजाइगस, क्योंकि वो ब्लड ग्रुप हमारे अंदर अप्रभावी या रिसेसिव कैरेक्टर होता है। तो हमारे अंदर 4 तरह के ब्लड ग्रुप है और इन्हीं के आधार पर एंटीजन को डिसाइड किया गया, या एंटीजन के आधार पे ब्लड ग्रुप को डिसाइड किया गया। तो जैसा एंटीजन वैसा ही ब्लड ग्रुप। तो जिसके अंदर कैपिटल ए एंटीजन है उसको बोलेंगे ए ब्लड ग्रुप, जिसमें कैपिटल बी एंटीजन है उसको बोलेंगे बी ब्लड ग्रुप, जिसमें दोनों एंटीजन है उसको बोलेंगे ए बी ब्लड ग्रुप, और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है या फिर एंटीजन तो है लेकिन वो कैसा है, कैपिटल एच, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओ एन, ओ ब्लड। अब एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी इस तरह से डिज़ाइन की जाएगी कि वो अपने ही एंटीजन से रिएक्ट ना करे। तो यहाँ पर जो एंटीबॉडी है कौन सी है, एंटी बी एंटीबॉडी, जो इसके खिलाफ काम करेगी, बी वाले के खिलाफ। इसके पास में कौन सी है, जो ए वाले के खिलाफ काम करेगी, इसको बोलेंगे एंटी बी एंटीबॉडी, इसको बोलेंगे एंटी ए एंटीबॉडी। इसके पास में एंटीजन दोनों है तो एंटीबॉडी कोई नहीं होगी, इसके पास में एंटीजन कोई नहीं है लेकिन एंटीबॉडी दोनों होगी। तो 6 तरह के जीनोटाइप हो गए, और ये हमारे होते हैं 4 तरह के इसके फिनोटाइप, ये फिनोटाइप में भी आ जाता है हमारा। और ये हमारी एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी हमारे अंदर जनरली 2 होती है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो डिपेंड करता है कि इसका ब्लड ग्रुप बनने का क्या। और इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो एंटीबॉडी होती है कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है, क्योंकि 5 तरह की एंटीबॉडी मैंने बताया है। और ध्यान रखना है गेम डी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई और इम्यूनोग्लोबुलिन डी। जिसमें से जो एम वाली होती है यानी कि IgM, इसका रोल होता है ब्लड ग्रुप में, और ये कैसी फॉर्म में होती है, पेंटामेरिक फॉर्म में,
कौन, पेंटामेरी। चलिए, तो ये तो इसकी ब्लड ग्रुप की टेबल। फिर अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, किसका ब्लड किसको दिया जा सकता है, किसका ब्लड किसको नहीं दिया जा सकता, और क्यों नहीं दे सकते, रीज़न भी देखेंगे उसका। फिर हम देखेंगे कि अगर हमें माँ बाप का ब्लड ग्रुप पता है तो हम बच्चों को कैसे बताएं, या अगर बच्चों का पता है तो माँ बाप का ब्लड ग्रुप कैसे बताएं। तो इनकी हेरिडिटी भी पढ़ेंगे हम लोग, ब्लड ग्रुप की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड के लिए भी आपका, और साथ में जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं।